हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड एंट्रेंस 2023 के लिए जो हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें जो आपका 2022 में एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 11 वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, जिनमें हमने 2021 के एमएड एंट्रेंस में आए हुए 100 सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और कुछ क्वेश्चंस जो पिछली दो वीडियोस में हमने एमएड एंट्रेंस 2022 में जो आए थे सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले, उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाला ही पार्ट कवर कर रहे हैं, क्योंकि यही पार्ट मेन होता है और जो बीएड के सिलेबस से पूछा जाता है 100 क्वेश्चंस का पार्ट, वो यही सबसे मेन पार्ट है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस को ही कवर कर रहे हैं। 100 क्वेश्चंस हम 2020 और 21 वाले पेपर में आए हुए कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर 2020 के सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी यहाँ पर 12वीं वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियोज़ में हमने इन्हीं क्वेश्चन पर फोकस किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले पार्ट पर। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले पार्ट पर। तो पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे 185 तक क्वेश्चंस, यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस ये कर लिए थे। ठीक है, आज करेंगे हम 186 से लेकर, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डायमेंशन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र संज्ञानात्मक आयाम से संबंधित नहीं है? ज्ञान, उपयोग, मूल्यन या फिर समझ, नॉलेज, एप्लीकेशन, वैल्यू या अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, ये यहाँ पर पूछा है आपसे कि डोमेन इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव डायमेंशन से यहाँ पर क्या आपका रिलेटेड नहीं है? तो देखिए, ज्ञान जो है बिल्कुल आपका संज्ञान से संबंधित है, उपयोग भी संबंधित है, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी संबंधित है, लेकिन वैल्यूइंग जो है वो आपका इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 187, डैश इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन। प्राथमिक कक्षा के पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि जो है वो कौन सी है? प्रयास और त्रुटि विधि, कृत्रिम विधि, व्याख्यान विधि या फिर खेल विधि। ट्रायल एंड एरर मेथड, इमिटेशन मेथड, लेक्चर मेथड, प्लेवे मेथड। ठीक है, तो जो प्राथमिक कक्षा में बच्चा जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसको सबसे अच्छा जो तरीका पढ़ाने का हो सकता है दोस्तों, वो क्या हो सकता है? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप ये देखिए कि पूछा किसका है, प्राथमिक का पूछा है या उच्च प्राथमिक का पूछा है, किसका पूछा है। तो यहाँ पर बात की है प्राइमरी यानी प्राथमिक कक्षा के बच्चों की। तो प्राथमिक बच्चे को जो पढ़ाने की सबसे व्याख्यान विधि, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रयास त्रुटि भी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसको सिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो बेस्ट वे है प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन को पढ़ाने का, वो है आपका खेल विधि यानी प्लेवे मेथड। ठीक है, आपने देखा होगा स्कूल्स में आजकल प्ले क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही हैं। ठीक है, प्ले क्लासेस, और जो किंडरगार्टन वाला होता है वो पूरा यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और बच्चा शुरू में क्योंकि खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो उसको अगर खेल विधि से ही पढ़ाया जाए तो चीज़ें उसको ज़्यादा समझ में आती हैं। अगला प्रश्न है 188 प्रश्न। यहाँ पर देखिए, द ग्रोथ ऑफ नेचुरलिज्म इन द वेस्ट अकर्ड। पश्चिम में प्रकृतिवाद का विकास हुआ था, यानी कब हुआ था? ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विद एडवेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन ड्यूरिंग 18th और 19th सेंचुरी। 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन के आगमन के साथ, या फिर 18वीं और 19वीं सदी के दौरान। तो वेस्ट में जो आपका प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म का विकास हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 17वीं और 18वीं सदी के दौरान। 188 का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट इज स्टडीड ओवर अ पीरियड दैट टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज। ठीक है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन एक लंबी अवधि तक, समय अवधि तक किया जाता है, तो उस प्रकार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्वे मेथड, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लाइफ हिस्ट्री स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सर्वेक्षण विधि, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, जीवन इतिहास अध्ययन या फिर अनुदैर्ध्य अध्ययन। ठीक है, तो जब एक ही विषय के विकास को लंबे समय तक दोस्तों पढ़ाया जाता है, तो उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी लॉन्ग टर्म तक जब किसी एक ही चीज़ को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर इसको इस ट्रिक से आप याद रखते हैं, लॉन्ग टर्म तक पढ़ाया जाता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहा जाता है। यहाँ पर एक मैं आपको क्रॉस सेक्शनल का भी बता देता हूँ। तो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें क्या होता है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल का, लेकिन एक बच्चा है कोई
जीवन से लेकर और उसकी मृत्यु तक की स्टडी, मान लीजिए अगर वो 60 साल की उम्र है उसकी, तो 60 साल तक टाइम लगेगा उस एक बच्चे की स्टडी करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, कुछ बच्चे ले लिए 10 साल, 1 से 10 साल तक के, कुछ ले लिए 10 से 20 साल तक के, और उनकी अलग अलग स्टडी करते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी है उसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहा जाता है। और इसमें टाइम कम लगता है क्रॉस सेक्शनल में, लेकिन इसमें पूरे 60 साल आपको लग जाएंगी यदि आप एक ही बच्चे की स्टडी को लॉन्ग टर्म तक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190, व्हेन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर बाय विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इवेल्युएट देम। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तो आप किस प्रकार के प्रश्नों से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, या ऑल ऑफ दी अबव। अति लघु प्रकार के प्रश्नों से, वस्तुनिष्ठ प्रकार, वर्णनात्मक प्रकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जब क्लास में या कहीं पर भी विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो उनके मूल्यांकन का जो बेस्ट वे होता है, बेस्ट तरीका होता है, वो होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे जाएं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उनसे यहाँ पर पूछे जाएंगे तो उनका जो इवैल्यूएशन है, उनका जो मूल्यांकन है वो आसानी से इजीली किया जा सकता है। तो ऑप्शन 20 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइल टीचिंग अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फॉर टीचर। कक्षा को पढ़ाते समय शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सी एक चुनौती है। टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स, मेंटेन डिसिप्लिन, प्रिपेयर क्वेश्चन, या फिर टू मेक लर्निंग इंजॉयबल। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, अनुशासन बनाए रखना, एक प्रश्न पत्र तैयार करना, या फिर सीखने को सुखद बनाना। तो देखिए इसे आप कॉमन सेंस से भी यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कि कक्षा में पढ़ाते समय टीचर की जो चुनौती होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि लर्निंग को कैसे इंजॉयबल बनाया जाए, क्योंकि बच्चे को जब पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट लेगा, इंजॉय करेगा वो लर्निंग को, तो वो अच्छा सीख सकेगा और वो अच्छा लर्नर यहाँ पर बन सकेगा, ठीक है। तो टू मेक लर्निंग इंजॉयबल यानी सीखने को सुखद बनाना, ये एक शिक्षक की चुनौती होनी चाहिए जब भी शिक्षक किसी भी कक्षा में कहीं पर भी पढ़ा रहा हो। तो 191 का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 192, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है टू गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, टू हेल्प स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। जानकारी देना, पूछताछ करने वाला दिमाग विकसित करना, विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने की मदद करना, या फिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। जानकारी देना भी 1% यहाँ पर ठीक हो सकता है, लेकिन ये इतना ठीक नहीं है। पूछताछ करने वाला दिमाग विकसित करना, ऐसा कोई एम नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने जहाँ भी आ जाता है इसको गलत कर दीजिए। एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि बच्चे को कभी भी परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, उसे उसके जीवन के लिए, उसे उसके व्यक्तित्व का विकास करके उसे आने वाले जीवन के लिए स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है, डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, ये कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। 192 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ रियलिज्म। निम्नलिखित में कौन यथार्थवाद का समर्थक नहीं है, ठीक है। लॉक, प्लेटो, रसेल, या फिर अरस्तु, ठीक है। तो इनमें से कौन दोस्तों रियलिज्म यानी यथार्थवाद का समर्थक नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका बी है, प्लेटो, वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बाकी जो ये तीन हैं, लॉक, रसेल और अरस्तु, ये आपके रियलिज्म यानी यथार्थवाद के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है 194, द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किंडरगार्टन की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। गांधी, प्लेटो, फ्रोबेल, या फिर किलपैट्रिक, ठीक है। तो किंडरगार्टन की जो अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन वाज गिवन बाय दोस्तों फ्रोबेल। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में आपको उसका फटाफट से आंसर टाइप कर देना है। किलपैट्रिक ने कौन सी विधि दी थी, ठीक है, कौन सी विधि जो है वो इंट्रोड्यूस की थी किलपैट्रिक ने, फटाफट से कमेंट में इसका आंसर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है 195, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन वाज गिवन बाय। एकात्म शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। गांधी, जॉन डीवी, अरविंदो, या फिर स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो एक एकात्म शिक्षण यानी इंटीग्रल एजुकेशन की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वो दिया था दोस्तों आपका अरविंदो ने। किसने दिया था, अरविंदो ने। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन इनफॉर्मल एजुकेशन देयर इज। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होते हैं। फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। प्रवेश और निकास के लचीले नियम, प्रवेश और निकास के कठोर नियम, प्रवेश और निकास के कुछ नियम, प्रवेश और निकास का कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा में
अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी चलते फिरते जहाँ से भी चाहे एजुकेशन मिल जाती है। तो उसमें ना तो कोई उसमें मतलब नियम ही नहीं होता है, तो उसमें लचीले और कठोर का मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन डी है आपका उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जहाँ पर चाहे कहीं पर बैठ गए। इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे क्या होता है गाँव बस्तियों में लोग जाकर जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास बैठ जाते हैं, उनसे बहुत सारी शिक्षा उनको मिल जाती है, एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो कभी कभी हमें ऐसे लोगों के पास बैठ जाना चाहिए जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उनसे हमें इन्फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी देर में ही मिल जाती है। इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई तालीम वाज इनिशिएटेड बाई, नई तालीम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? नेहरू, गांधी, टैगोर या फिर सरदार पटेल। ठीक है, तो देखिए बीएड में अभी 1-2 साल से ही पूरा एक सब्जेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है गांधी जी की नई तालीम के नाम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन बी इसका महात्मा गांधी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, इन एजुकेशन एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम आर रेफर्ड एज, शिक्षा में अपेक्षित जीवन परिणामों को क्या कहा जाता है? लर्निंग, इवेल्युएशन, एम या फिर पेडागोजी, सीखना, मूल्यांकन, लक्ष्य या फिर शिक्षण शास्त्र। अपेक्षित जीवन परिणामों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है लक्ष्य, यानी एम जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, हम आपके एम के लिए ही जो भी हम मेहनत करते हैं वो अपने एम को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 199, व्हेन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन ऑटोनोमस बॉडी विद अ स्टेचुअरी स्टेटस, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वैधानिक स्थिति में एक स्वायत्त निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आई? ठीक है, 1 अगस्त 17, 1995, अगस्त 15, 1951, नवंबर 14, 1973 या फिर अक्टूबर 2, 1990। ठीक है, तो जो आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, इसके जो एब्रीविएशन होता है वो होता है आपका NCTE। कभी कभी इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जो है इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है। तो ये जो मतलब अस्तित्व में आई थी दोस्तों, ये आई थी 17 अगस्त 1995 को। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 200, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, शिक्षा की प्रत्येक प्रणाली किस पर आधारित होती है? आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर स्किल डेवलपमेंट, राष्ट्र की विचारधारा पर, सामाजिक विकास पर, बौद्धिक विकास पर या फिर कौशल विकास पर। ठीक है, तो जो शिक्षा प्रणाली है वो जो तैयार की जाती है वो किसके आधार पर तैयार की जाती है दोस्तों? जो जो हमारी आइडियोलॉजी ऑफ नेशन होती है, राष्ट्र की विचारधारा होती है, कि हर बच्चे के अंदर भी क्या हो? राष्ट्र के प्रति वही विचारधारा हो जो राष्ट्र की विचारधारा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को आधार बनाकर जो प्रत्येक प्रणाली है वो तैयार की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर 200 का एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज आर दी पार्ट ऑफ, पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या गतिविधियां जो है वो किसका हिस्सा होती है? पाठ्यक्रम का, पाठ्य योजना का, मूल्यांकन का या फिर पाठ्यचर्या का, सिलेबस का, लेसन प्लान का, इवेल्युएशन का या फिर करिकुलम का। ठीक है, तो देखिए सिलेबस जो होता है वो पार्ट होता है करिकुलम का। ठीक है, करिकुलम में और जो लेसन प्लान होते हैं वो सिलेबस में से बनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर पहला हम लेसन प्लान ले सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पर सिलेबस ले सकते हैं, और तीसरा जो ब्रॉड है वो वहाँ पर करिकुलम ले सकते हैं। क्योंकि करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ सिलेबस ही नहीं आता, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। यानी कि पढ़ाई के सिलेबस के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो भी करिकुलम में होती हैं। तो जो पाठ्यचर्या है यानी करिकुलम है वो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा क्षेत्र होता है और पाठ्यक्रम उसका एक हिस्सा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 202, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, 10, 6, 8 या फिर 12। ठीक है, तो इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं दोस्तों? इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फुल फॉर्म ऑफ CBCS, CBCS का पूर्ण रूप क्या है? कंबाइंड बोर्ड क्रेडिट सिस्टम, कॉमन बोर्ड क्राफ्ट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्राफ्ट सिस्टम या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो CBCS की जो दोस्तों फुल फॉर्म होती है वो आप सभी जानते हैं, वो होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड
क्रेडिट सिस्टम। अगला प्रश्न है 204, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पनिशिंग टू स्टूडेंट्स। ठीक है, विद्यार्थियों को सजा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी को अगर सजा दी जाए तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। डिमोन्स्ट्रेट द अथॉरिटी, प्रोजेक्ट अदर्स फ्रॉम डूइंग द सेम, रिफॉर्म द ऑफेंडर्स और रिलेट द रॉन्ग दैट हैज़ बीन डन। प्राधिकार प्रदर्शित करना, दूसरों को ऐसा करने से रोकना, अपराधी को सुधारना या फिर जो गलती हुई है उसका प्रतिकार करना। ठीक है, तो जो सजा देने का मुख्य उद्देश्य होता है, प्राधिकार तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों को ऐसा करने से रोकने के लिए आप एक बच्चे की पिटाई करें, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अपराधी को सुधारना या फिर जो गलती हुई है उसका प्रतिकार करना। तो देखिए, जब बच्चा गलती करता है तो उसको घर में भी हम कुछ ना कुछ सजा देते हैं, तो उसका सजा देने का जो उद्देश्य होता है, उसका जो एम होता है, पर्पस होता है, वो ये होता है कि बच्चा उस गलती को दोबारा से ना करे। यानी अगर उसने अपराध करा है तो वो उस अपनी जो अपराध करने की क्वालिटी है उसको सुधार ले। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पस होता है दोस्तों, वो यही होता है कि जो बच्चा है, जो जिसने अपराध किया है, उसको वो सुधार ले। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इनमें से सहसंबंध के बारे में पूछा है। +0.10, -0.95, +0.90 और -1.00। तो इनमें सबसे पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। तो देखिए, कोरिलेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो कोरिलेशन होता है उसकी सबसे पहले तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। तो उसकी रेंज होती है -1 से लेकर और +1 तक। ठीक है, उसकी रेंज जो होती है -1 से लेकर +1 होती है। और जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्लोजर टू +1 और क्लोजर टू -1, यानी जितना -1 के क्लोज होगा उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, या फिर जितना +1 के क्लोज होगा उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। बीच में ये क्या होता है, ये वीक होता है। तो इसमें अब देखिए, -1 के सबसे क्लोज कौन है। -1 के सबसे क्लोज देखिए, हम वहाँ पर -1 ऑलरेडी है ही। +1 के सबसे क्लोज यहाँ पर देखिए 0.9 है, लेकिन ज़्यादा क्लोज क्या है, यहाँ पर -1 ही दिया हुआ है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा आपका कोरिलेशन यही होगा, -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ CPU ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU का हिस्सा है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट उपकरण, कंट्रोल यूनिट या फिर प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। अभी तक 10-11 वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है और ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है शाखा स्टडी, ठीक है, ये हमने चैनल दोबारा से बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि जो पहला चैनल है दोस्तों वो यहाँ पर डिलीट हो चुका था। मैं यहाँ पर एमएड एंट्रेंस की तैयारी पिछले 3 सालों से करा रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कम सब्सक्राइबर देख कर लग रहा होगा कि ये चैनल नया है, लेकिन दोस्तों ये चैनल नया नहीं है। अभी 3 मई 2023 को क्या हुआ कि हमारा जो पुराना चैनल था उसको यहाँ पर डिलीट कर दिया गया यूट्यूब के द्वारा, जिसमें हमने पिछले 2 साल से तैयारी करा रखी थी। उस पर लगभग हमारे 10,500 सब्सक्राइबर्स थे और 384 के लगभग उसमें वीडियोस थी, जिसमें 150 से ज़्यादा वीडियोस आपकी एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड थी, जो हमने 2 साल में आपको तैयारी कराई थी एमएड की। लेकिन अब क्या हुआ कि वो सारी वीडियोस और चैनल डिलीट हो चुका है, इसलिए ये सारी वीडियोस हमको यहाँ पर दोबारा से बनानी पड़ रही हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस चैनल को भी आप इतना ही प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और जितना आप शेयर करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे और जल्दी से जल्दी इसमें लाइव स्ट्रीमिंग हम यहाँ पर फिर स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जो भी एमएड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बीएड का मटेरियल भी इसमें अपलोड किया था, जिसमें हिंदी, मैथ, फिजिकल साइंस, कॉमर्स और कई सब्जेक्ट्स के 20-20, 25-25 लेसन प्लान्स भी यहाँ पर अपलोड कर रखे थे, लेकिन वो सब यहाँ पर डिलीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं 206। तो 206 क्वेश्चन में ये पूछा है कि CPU का हिस्सा कौन कौन सा है। तो देखिए, CPU के जो पार्ट हैं वो होते हैं आपका, एक होता है LU, ठीक है, CPU का होता है CU, LU और एक होता है रजिस्टर। ये 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये होता है कंट्रोल यूनिट, लॉजिकल यूनिट और शायद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ये LU और रजिस्टर। ठीक है, इसको आप कंफर्म कर लें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका आपका कंट्रोल यूनिट होगा, C हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 207, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल। अब देखिए, यहाँ पर बात की गई है
उच्च स्तर प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, नई जानकारी देना या विद्यार्थियों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो 207 में क्या है? विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने के लिए कभी भी तैयार नहीं करना होता है। हमारी किसी भी एजुकेशन का ये पर्पज़ नहीं होता कि उनको परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, नई जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी, ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि ये तो इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक्चुअल में यही है कि बच्चा निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके उसमें। और क्योंकि यहाँ पर हायर लेवल की बात की गई है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 208, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग इज ए टीचिंग स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण कौशल है? ठीक है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कौशल में देखिए श्यामपट्ट लेखन बिल्कुल ही आपका टीचिंग स्किल में आता है, प्रश्न पूछना भी बिल्कुल, और व्याख्यान करना भी, ये आपका सारे के सारे ही क्या है? टीचिंग स्किल्स में आते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 209, द रोल ऑफ टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज इज? सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के आयोजन में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट की, डिक्टेटर की, सुपरवाइजर की या फिर फैसिलिटेटर की, प्रतिभागी की, तानाशाह की, पर्यवेक्षक की या फिर सुविधा प्रदाता की। ठीक है, तो पाठ्यचर्या जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें शिक्षक को किसका रोल यहाँ पर निभाना चाहिए? तो द रोल ऑफ टीचर में आपने सब ये पढ़ा होगा, तो इसमें आपको एक फैसिलिटेटर यानी एक सुविधादाता की जो भूमिका है वो यहाँ पर निभानी चाहिए। प्रश्न नंबर 210, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू? समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द रेगुलर स्कूल, a particular method of education that help all children to learn, encourage strict admission procedure, use of special school for teaching। नियमित विद्यालयों में बिना भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत करना, एक शिक्षा की एक विशेष विधि जो सभी बच्चों को सीखने में मदद करती है, सख्त प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना या फिर शिक्षण के लिए विशेष स्कूल का उपयोग करना। तो समावेशी शिक्षा आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। समावेशी शिक्षा का जो तात्पर्य होता है दोस्तों वो होता है बिना भेदभाव की शिक्षा, और जो मतलब सभी बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाने की शिक्षा, बिना किसी, यहाँ पर जो स्पेशल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट होता है उसको यहाँ पर नहीं लिया जाता है। यानी कि जो बच्चा थोड़ा बहुत दिव्यांग है, थोड़ा बहुत रिटार्डेड है, तो उसको भी एक साथ ही सभी बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए जोर देता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए होगा, नियमित विद्यालयों में बिना भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत करना, वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द रेगुलर स्कूल, ये इसका तात्पर्य है। ये ठीक है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कर लिए हैं क्वेश्चन 210 तक। इसके अलावा बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए